हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग को प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर देखना है, सेकंड लेक्चर, और टोटल का प्रैक्टिस सेट 35 देखना है। और एक बात मैं बता दूं कि हमारे पास जो 29 फरवरी को एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है वो क्या आज 22 यानी कि 23 आज है, तो ये 23 भी ख़त्म, 24, 25, 26, 27, 28। अब इसमें जो है हम लोगों को टोटल बचा हुआ है 5 डेज बचे हुए हैं। अब इस 5 डेज में हम लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो अब तक हम लोग जितना भी पढ़े थे वो हम लोग सब कुछ के लिए, मतलब कि आगे जो भी हम लोगों को तैयारियां करनी है, जिस भी फील्ड में हमको जाना है, वो सबको हम लोग देखते हुए जो है कि पढ़े थे। लेकिन अब हमको ये देख लेना है कि हमारे सिलेबस में बस जितना है, हमारे सिलेबस में उसको चैप्टर वाइज देखेंगे। और बुक में भी अगर नई बुक होगी तो उसमें दिया गया होगा कि चैप्टर वाइज हमारे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में रखे गए हैं, बस उसको हमको देख लेना है। और एक दिन में अगर हम 2 से 3 चैप्टर जो है कि एक दिन में अगर थ्योरेटिकल पार्ट उसका कवर करते हैं, क्योंकि हर प्रश्न को लगाने के लिए टाइमिंग हमारे पास नहीं है, तो एक दिन में अगर 3 चैप्टर करेंगे तो यहाँ तक जाते जाते जो है कि हम 3, 6, 9, 12 यानी कि ये यहाँ तक जाते जाते पूरा एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। और साथ में एक पेपर रोज सॉल्व करते चलेंगे, तो वो प्रैक्टिस हमारी बरकरार रहेगी और परीक्षा में कुछ अच्छा हम कर पाएंगे। कोशिश करेंगे एक जो है कि वीडियो में लेकर के आए कि हर चैप्टर से जो है कि कौन कौन टॉपिक हमारे जो है कि सिलेबस में रखे गए हैं, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हमको देखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न आज के क्लास में। चलें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे। कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब ए और बी को जो है कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो दिया है, तो कह रहा है तो ए और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं ही हमको दिखाना है। यानी कि अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दिया गया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और हमको सिद्ध करना है कि ए और बी डैश कह लें, चाहे बी बार कह लें, चाहे बी पर पावर सी जैसे लिख लें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है, तो ये हमको दिखाना है कि ए और जो बी डैश है वो भी क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार। ये हम अगर दिखा देंगे तो ए और बी बार भी क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इसके लिए हम बताते हैं जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है। तो देखें यहाँ पर एक ये हमारा सैंपल स्पेस ये बना लेंगे, और उसके बाद उसके अंतर्गत 2 इवेंट बना लेंगे। एक इवेंट हमारा क्या है, ए, और एक इवेंट क्या है, बी। अब हमको जो लाना है वो क्या लाना है, बस इतनी सी बात हमको देखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार हमको लाना है। तो अगर हम देखें तो ए बराबर, यहाँ पर चूंकि ए बराबर लिख लेंगे तो भी हो जाएगा, बी बराबर लिख लेंगे तो भी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है कि अगर हम ए बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, देख लें, ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। बस इतनी सी बात है कि जो हमको ये गिवन पोर्शन है वो ऐसा कुछ लेना है कि ए बराबर जब लिखें तो वाला पोर्शन हमारा आ जाए। ये ए इंटरसेक्शन बी वाला ये पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ए बराबर लिखा जा सकता है। ए बराबर ये पूरा जो हमारा पोर्शन है, ये और ये पोर्शन, इन दोनों को, इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ए डैश कहते हैं, और इसको क्या कह लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। और नहीं तो दूसरा तरीका, इसको एक तरीके से और भी देखा जा सकता है। इसी को लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे हम लिखते हैं, ये जो हमारा ए है और ये जो हमारा बी है, उसी के बी का बार और ये ए, इसको हम कह लेंगे बी का बार और ए का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, और ये ए इंटरसेक्शन बी, इन्हीं दोनों का हम यूनियन निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, ये पोर्शन ए हमारा हो गया, और बी डैश
का इंटरसेक्शन, बी डैश का इंटरसेक्शन। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देख भी रहे हैं हमको यही लाना है, तो इसलिए अगर ए बराबर लिखेंगे तो कुछ इस हिसाब से लिखेंगे कि जो ये पोर्शन हमको लाना है वो आ जाए। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले पोर्शन को लिख सकते हैं ये पूरा हमारा ए है, और बी डैश करेंगे तो बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा, और जब इसका ओवेनिस्ट दोनों का लेंगे तो बस इतना सा ही हमारा पोर्शन ये कॉमन मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का बार और यूनियन इसको ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बस ये देख लीजिए ए बराबर लिख लेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? प्रायिकता लिख देंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ये देख लें ये इवेंट और ये इवेंट दोनों के यहाँ परस्पर अपवर्ज है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो ये है और जो ये वाला पोर्शन है वो ये है, और परस्पर अगर अपवर्ज्य अगर दो घटनाएं होती हैं तो उनके यूनियन की जो प्रायिकता होती है अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर होते थे। यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार, और यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमको फाइंड आउट करना है, उसको तो रहने दे रहे हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार, और इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये गिवन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस पूरे पोर्शन को इधर लेकर के आते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम निकाल देंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसलिए इसके स्थान पर लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार, लास्ट में लिख देंगे। अतः ए तथा बी डैश परस्पर क्या है? स्वतंत्र है। प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर 3 केसेस बनती हैं, तीनों केसेस को अगर हम लेना चाहेंगे, एक बार ये कंडीशन कि ये भी दिखाना होता है इसी में, क्योंकि जो क्लास हम करा चुके हैं उस क्लास में इसको हम सिद्ध करा करके दिखाए हुए हैं। ये भी हमको सिद्ध करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर लिख देना है, मतलब कि ए और बी का बार स्वतंत्र है। अगर हमसे ये कह देगा कि ए बार इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए बार और बी भी क्या है? स्वतंत्र है। ये दिखाना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये भी कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब कि ए डैश तथा बी डैश परस्पर स्वतंत्र है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार। ये जब ये रहेगा तो ही तीनों चीजें दिखाई जाती हैं, ये और ए। कहाँ गया? ये वाला पोर्शन। अगर हमारे पास ये गिवन रहेगा तो 1 2 3 रिजल्ट हम दिखाए हैं क्लास में, उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। कह रहा कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब हमको क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी वो ए की प्रायिकता गुणे बी की प्रायिकता के इक्वल, इसी को हम कहते हैं अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये रिजल्ट होता है। अगली बात, तो सिद्ध करना कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मतलब कि ए और बी में से कम एक के होने की घटना को, अगर ए और बी दो घटनाएं की सैंपल स्पेस की, तो उन दोनों में से कम एक घटना होती है, उसको डिनोट किया जाता है ए यूनियन बी से। तो उसी कम से कम एक के होने की प्रायिकता हमको निकालना है, ये और इतना लाना है। चलिए देखते हैं इसको, देख लेते हैं इसको प्रूफ। ये वैल्यू निकालनी है, इसको हम लिख लेते हैं, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता क्या वो मैं लिख दूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब इसको छोड़े रह रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, और इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच जाएगा। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैसे लिखा जाता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, एक मिनट देख ले रहे हैं किस फॉर्म में लाना है, 1 माइनस पी ए का बार इंटू पी बी का बार। तो इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और प्लस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 12, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब इन दोनों में सॉरी इन दोनों में से कॉमन कर ले रहे हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार, ये कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसको कैसे लिख देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इंटू ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार, यही हमको लाना था प्रूफ्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, सुनेंगे। कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, एक पत्ता ये और एक पत्ता ये एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में रखा नहीं जाता है। मतलब एक पत्ता ये निकाले इसमें से और इसको इसमें रखे नहीं तब तक ये दूसरा पत्ता हम निकाले, इसकी मीनिंग है। तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों पत्ते हमको क्या है, पान होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना यहाँ पर लिख रहे हैं पहले पत्ते के पान होने की घटना E1 तथा दूसरे पत्ते के पान होने की घटना क्या है, E2 है। तब दोनों पत्तों के पान होने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं चाहे तो। दोनों पत्तों के पान होने की प्रायिकता इक्वल टू दोनों पत्तों के पान होने की प्रायिकता, ये हमको निकालना है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू हमको निकालनी है। और दोनों मतलब कि दोनों पत्ते पान है, ये भी पान है और इंटरसेक्शन का मतलब और ये E2 भी क्या है, पान है। इसी बात की प्रायिकता हमको निकालनी है। और अगर ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र रहती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ये निकाला गया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E1 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको क्या निकालना है, ये E2, जबकि E1 हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना के बराबर होगा। पहला पत्ता पान होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला पत्ता पान हो, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल पान के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 और टोटल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। तो हम क्या लिख सकते हैं, 13, यहाँ पर क्या 13 पत्ते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 13C1, मतलब कि 13/52 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 13/52 इंटू ये E1 हो चुका है तो E2 की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब एक पान का पत्ता कम हो गया है और 52 पत्तों की गड्डी में से भी एक पत्ता कम हो गया है। तो अब इसकी दूसरा भी पान होता है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 52/51। बस इसी को हम चालू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 और 4 3 12, तो हो जाएगा 13 चौके 52 और 4 3 12 और 3/51 का मतलब 1/17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है दिया है कि घटनाएं A तथा B ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू कितना है, P। तो P का मान ज्ञात कीजिए, जबकि फर्स्ट कंडीशन A तथा B परस्पर अपवर्जी हैं और A तथा B परस्पर स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ये पहला लगा दें। तो अगर A और B परस्पर अपवर्जी होंगे तो फिर अगर हमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन लिख देंगे यहाँ पर, यदि A तथा B परस्पर
परस्पर अपवर्जी होंगे। ए तथा बी ऐसे लिखते हैं, ए तथा बी परस्पर अपवर्जी होंगे यदि क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो उनके यूनियन की जो प्रायिकता होती है दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के योगफल के बराबर, क्योंकि इसके लिए फार्मूला यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होता है और फाई की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है, इसलिए ये हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ए यूनियन बी कितना के बराबर है, 3/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 और ये कितना है, p है। तो यहाँ से आ जाएगा p बराबर 3/5 माइनस 1/2, यानी कितना आ जाएगा ये 10, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 माइनस 2 पच्चीस 10 और 5 एकम 5 यानी कि 1/10। अगली बात सेकंड ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र हैं, लिख देंगे चूंकि ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र हैं, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू तो हम निकाले हैं कि नहीं, इंटरसेक्शन नहीं निकाले हैं ना, तो यूनियन वाला लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अलग अलग दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस ये कितना है, p है और माइनस 1/2 इंटू पी, 1/2 इंटू पी, ये कितना हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस p/2। इसको इधर लेकर के आएंगे तो p/2 इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, यानी कि ये 6 माइनस 5 और अपान कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1/10। ये कितना के बराबर आ गया, ये p/2 इक्वल टू आ गया, तो p बराबर 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा p इक्वल टू 1/5। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा दूसरे केस में और पहले केस में ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। करा किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, यानी कि ए के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3 दिया है, तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4। तो उस दौड़ को ए और बी में से कोई भी न जीत पाए इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों में से कोई न जीत पाए, इसी बात की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट के केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो हमसे ये कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र हैं और चाहे परस्पर अपवर्जी, कुछ लिखा ही नहीं है, तो बस हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, उस अनुमान को थोड़ा सा लगा लीजिए कि कौन सा हिसाब चलने वाला है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ये निकालना हो तो इसको पहले हम यहाँ तक सॉल्व करें, अगर ये कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमॉर्गन रूल यहाँ पर लगा देंगे तो हो जाएगा ए यूनियन बी का 12, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और इसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको लिखने के तरीके पर अगर दोनों परस्पर स्वतंत्र कह देता है, शुरू में ही अगर हमसे कह दे रहा है तो हम डायरेक्टली तो ऐसे भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए बार इंटरसेक्शन बी का बार, अगर वो हमसे कह दे रहा है कि दोनों क्या हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, ठीक। लेकिन कुछ सवाल में हम लोगों को कुछ अपने से भी निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है कि वो क्या है। तो अगर ऐसे कर दे रहा है तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार, ये पहले मैं बता लूँ इस तरीके से, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर 1 माइनस पी ए का मान है 1/3 और ये 1 माइनस पी बी का मान है 1/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं तो 3 एकम 3, 2/3 और गुणे 4, 3/4, ये 3 से 3 कटे के बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर हमसे कह देता कि ये दोनों घटनाएं परस्पर क्या हैं, स्वतंत्र हैं, तो तुरंत हम लगा लेते। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाते हैं। तो जब कोई भी जीत नहीं पाते हैं तो इसका मतलब न तो ए जीतता है और न ही बी जीतता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर ये होने वाली है कि
एक के जीतने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला वाला जीतता है या हारता है उससे दूसरे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है, दोनों भी जीत सकते हैं, तभी वो कह रहा है कि दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये कन्फर्म है कि एक के जीतने का प्रभाव दूसरे के पर कोई फर्क, मतलब दूसरे को फर्क नहीं डालता है। इसका मतलब ए और बी यहाँ पर क्या है, परस्पर स्वतंत्र है। कुछ बातों में कुछ अपने से भी निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, कोई जरूर नहीं है कि बार बार वो दे ही दे कि यहाँ पर ए और बी परस्पर क्या है, स्वतंत्र हैं, चाहे परस्पर अपवर्जी हैं। अगर ये कह देता कि ये दोनों परस्पर अपवर्जी है, मतलब कि अगर एक जीते तो दूसरे को मना कर दे, उसको जीतना ही नहीं है, तब यहाँ पर एक जीतेगा तो एक क्या होगा, हारेगा। यहाँ पर दोनों को हारने की केस नहीं चलने वाली है, तो इसलिए ये दोनों के हारने की भी केस यहाँ पर दे दिया है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि ये ए और बी दोनों क्या है, परस्पर स्वतंत्र हैं। अगर ये कह दिया होता तब तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को निकालने के लिए पहले यहाँ तक आते और फिर इसके बाद कैसे, तो इसकी कहानी खत्म कर दे रहे हैं, यहीं से लगा देंगे। तो यहाँ से अगर वो कह देता कि परस्पर स्वतंत्र है तब कैसे, परस्पर अपवर्जी है, तो यहाँ तक आते और फिर उसके बाद बराबर 1 माइनस इसका फार्मूला हम लिखते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे, और वो परस्पर अपवर्जी हैं, इसलिए बस यहीं तक इसको लिख देंगे क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रायिकता होगी ही नहीं, 0 हो जाएगी। और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए कितना के बराबर है, 1/3 और ये -1/4। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 -4 -3 यानी कि हो जाएगा 7, 5/12। तब ऐसे लिख देंगे, लेकिन वो कहेगा परस्पर अपवर्जी तब, नहीं तो इस प्रश्न से स्पष्ट है कि दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, इसलिए आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये क्या है, रॉन्ग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, मतलब कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख रहे हैं, दिया है। जो ए की प्रायिकता है वो 5 बार में से 4 बार, यानी कि 4/5 इसकी प्रायिकता, और कह रहा है कि बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/4। और क्या कह रहा है, तथा सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 2/3। ठीक, भेद सकता है, तो लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता, मतलब कि बस लक्ष्य भेद हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बस लक्ष्य है, ये कह रहा है कि ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 4/5, बी द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 और सी के द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 2/3 है। तो ये बता दीजिए कि बस लक्ष्य भेद हो जाए किस तरह से, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी। इसका मतलब कम से कम कोई एक भी अगर भेद देगा तो लक्ष्य भेद हो जाएगा। तो यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मान हमसे पूछा जा रहा है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए लक्ष्य भेदता है, बी लक्ष्य भेदता है, सी लक्ष्य भेदता है, उससे किसी दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कहने का कि ये अगर लक्ष्य भेदता है तो ये जो है भेदता है, तो इनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। बस इतनी सी बात कही गई है कि इसमें से हम उसको लक्ष्य बस भेदने से मतलब, चाहे तीनों भेदें, चाहे 2 भेदें, चाहे कोई भी एक भेदें, तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है इसको, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ए मैंने कम से कम एक लक्ष्य भेदता है, इस बात की प्रायिकता को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 1 माइनस, इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन बी यूनियन सी, और ये पूरे पर क्या लगा दे रहे हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर ऐसे कर देंगे तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऐसे इसको लिख देंगे अगर, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ऐसे हो जाएगा। और चूंकि ये सब घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ए बार और माइनस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस, ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए और इसको लिख देंगे 1 माइनस पी बी और इसको लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बस वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस ये 1 माइनस पी ए 4/5
और ये 1 माइनस पी बी 3/4 और ये 1 माइनस 2/3। बस सॉल्व कर दें तो 1 माइनस 1/5 गुणे 1/4 गुणे 1/3, तो ये हो जाएगा 4 × 12 25 60, तो यानी कि 60 माइनस 1 में कितना हो जाएगा 60, यानी कि 59/60। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कभी भी अगर हमसे पूछा जा रहा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अगर पूछा जा रहा है तो बस ये कह दें कि यूनियन का मतलब कि कम से कम एक घटना के, मतलब ए बी सी में से कम एक के होने की अगर प्रायिकता पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, तीनों न हो इस बात की प्रायिकता निकाल देंगे, तो भी हो जाएगा। तीनों न होने की प्रायिकता निकाल देंगे तो तीनों के न होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ये निकाल देंगे और 1 में से इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, क्योंकि ए बी सी परस्पर स्वतंत्र हैं। और ए बार को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, यानी कि 1 माइनस 4/5। यहाँ से डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक बार लगा के दिखा चुके हैं। 1 माइनस 3/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 1/5 और गुणे ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/60 हो जाएगा ये। अब 1 में से घटा लेंगे तो ये यूनियन की प्रायिकता आ जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/60, यानी कि 59/60। ऐसे भी लगा सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5 हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि माना 3 छात्रों के उत्तीर्ण होने की घटना क्रमशः ए बी सी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया है हमारा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू दिया है 1/5 हो, तो उनमें से कम 2 परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, मतलब कि कम से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है, यानी कि ये इस बात की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। ये हो सकता है, लिख देंगे कम से कम 2 के उत्तीर्ण, कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ए हो उत्तीर्ण और बी हो, ए हो उत्तीर्ण और बी हो लेकिन सी न हो। चाहिए हो सकता है कि न होना, तो ऐसे क्रम से लिख रहे हैं, ए न हो और हो सकता है कि बी और सी हो जाए, या तो ये हो सकता है कि ए बी ना हो यहाँ पर और ए और सी हो जाए यहाँ पर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का बार इंटरसेक्शन सी। हो सकता है कि बी ना हो और सी और ए क्या हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए। चाहे तो ये केस हो सकती है। 1 मिनट एक बार और पढ़ रहे हैं। उनमें से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता हमसे पूछा रहा है, तो कम से कम 2 का मतलब ये कि 2 तो होते ही हैं, 2 तो उत्तीर्ण होते ही, ये तीनों उत्तीर्ण हो सकते हैं, इसके कहने का मतलब है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये अगला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी होते हैं और सी उत्तीर्ण नहीं होता है। और ये केस ये भी बन सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों उत्तीर्ण हो जाते हैं। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इनटू, क्योंकि ये तीनों स्वतंत्र हैं, किसी का उत्तीर्ण होना दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग अलग अपना परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए वो कौन उत्तीर्ण हो रहा है कौन उत्तीर्ण नहीं हो रहा है, एक दूसरे से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, यह सब स्वतंत्र घटना है। इसलिए हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फिर यहाँ पर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना सी, और प्लस ये लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का बार, और ये प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बस वैल्यू पुट कर ले रहे हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 और ये कितना हो जाएगा 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 1/5 ये 1/5 प्लस अब इसका लिख दे रहे हैं पी ए 1/3 और पी बी 1/4 और ये 1 माइनस 1/5 और प्लस तीनों का प्रोडक्ट 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। अब इसी को बस सॉल्व कर लेना है। क्या लिख रहे हैं इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 3 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर 2 क्योंकि 3 में से एक जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2 बटे में कितना 60 और ये हो जाएगा हमारा ये 60 ये भी हो जाएगा लेकिन ये 3 बटे 60 हो जाएगा तो प्लस ये 3 बटे में 60 क्योंकि 4 में से एक जाएगा 3 तो 3 बटे में 60 काट नहीं रहे क्योंकि सबका हर सेम रहेगा तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 3 60 लेकिन ये 4 बटे में 60 हो जाएगा ये हो जाएगा 4 बटे में 60 प्लस ये 5 चौके 20 3 60 यानी कि 1 बटे में 60 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 4 9 1 10 बटे में 60 यानी कि 1 बटे 6 ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छिया एक विद्यार्थी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित पढ़ता है। प्रायिकता हमको ज्ञात करना है कि वो गणित पढ़ता है जबकि वो ये दिया गया है कि वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है। फिर उसके बाद ये इस बात की प्रायिकता निकालनी है दूसरा में कि वो बायोलॉजी पढ़ता है जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि वो दिया गया है कि गणित भी पढ़ता है। तो ये हमको निकालने हैं। तो यहाँ से अगर मान ले रहे हैं कि माना गणित पढ़ने वाले छात्रों की घटना क्या है m है तो ये इम्प्लाई करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ m इक्वल टू गणित पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता है 40 बटे में 100 और ये क्या इम्प्लाई कर लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी पढ़ने वाले छात्रों की घटना अगर b है तो फिर उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 20 बटे में 100 वो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और ये क्या इम्प्लाई करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m मतलब कि जीव विज्ञान और गणित दोनों पढ़ने वाले छात्रों की घटना को हम लिखेंगे m इंटरसेक्शन b। तो m इंटरसेक्शन b की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी है 10% यानी कि 10 बटे में 100। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ये तो पहला लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ m अपॉन b इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b और बटे m प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा b। m इंटरसेक्शन b की जो प्रायिकता है वो है 10 बटे में 100 और नीचे b की जो प्रायिकता है वो 20 बटे में 100 20 बटे में 100 तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। फिर उसके बाद दूसरा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन m पूछा जा रहा है। इसको कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वही b इंटरसेक्शन चाहे m इंटरसेक्शन b और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 10 बटे में 100 और नीचे m की प्रायिकता है 40 बटे में 100 तो ये 100 से 100 कटेगा तो 1 बटे में 4 तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 में 2 सवाल दिया गया है तो मैं ए बी करके इसमें दिया है मैं भी लिख लिया हूँ। कह रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। ये हमारा एक विद्यालय है इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1000 है। आगे पढ़ते हैं जिनमें 430 लड़कियां हैं। इसमें जो लड़कियों की संख्या है लड़कियों के समुच्चय को हम जी से अगर डिनोट कर दें गर्ल्स को जी से तो वो नंबर ऑफ जी इक्वल टू 430 दिया गया लड़कियों की संख्या 430 यहाँ पर लिख दें नंबर ऑफ जी इक्वल टू 430। अब कह रहा है यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि अगर कक्षा 12 में पढ़ने की घटना अगर क्या हो सी हो यहाँ पर लिख दें सी और कक्षा 12 तो कक्षा 12 में पढ़ने की घटना अगर क्या हो सी हो तो फिर हमको दिया गया है कि लड़कियां हैं और कक्षा 12 में पढ़ती हैं। ये लड़कियां हैं और कक्षा 12 में पढ़ती हैं तो लड़की और कक्षा 12 का इंटरसेक्शन जो पोर्शन मिलेगा यानी कक्षा 12 की लड़कियां कितनी हैं तो वो दिया है कि वो 430 का कितना है 10% है तो नंबर ऑफ जी इंटरसेक्शन सी उसको लिख देंगे और वो 430 का 10% यानी कि 43 होगा। आगे
क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। हमको इस बात की प्रायिकता पूछी जा रही है कि वो विद्यार्थी जो है कि कक्षा 12 में पढ़ता है, और क्या दिया है, यदि अज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, सी की प्रायिकता पूछ रहा है कक्षा 12 में होने की प्रायिकता, जबकि वो क्या है, लड़की है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन जी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटर, चाहे नंबर ऑफ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नंबर मालूम है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, और अपन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जी हो जाएगा। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जी की वैल्यू कितनी है, 43 है, और ये नंबर ऑफ जी की वैल्यू कितनी है, ये 40, 4 और 30 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बी वाले को इसी से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक पाठशाला में 500 विद्यार्थी हैं, जो 1000 था उसी के स्थान पर क्या हो गया है, 500, जिनमें 230 लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 230, यानी कि नंबर ऑफ जी इक्वल टू 230। अगला पॉइंट, यह अज्ञात है कि 230 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। सेम प्रोसेस, ये जो दिया गया है वो है ये नंबर ऑफ, ये इसका कितना परसेंट, 10%, तो 230 गुणे 10/100 यानी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगली बात पढ़ती हैं, यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तथा वह लड़की है, उसकी प्रायिकता, मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि कक्षा 12 में पढ़ता है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, जबकि चुना गया लड़का क्या है, लड़की, चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। ठीक, ये यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर रख दें, बस यहाँ पर बस वैल्यू को अब रख दें। ये कितना हो जाएगा, ये प्रो नंबर ऑफ लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, और अपन नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, जी, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये है 23 और बटे में कितना है, 230, यानी कि हो जाएगा 1/10। ये भी आंसर 1/10 ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, मतलब कि एक कोई कमरा है और उसमें जो है कि 3 बल्ब होल्डर हैं, ये मतलब 3 जगहों पर ये बल्ब होल्डर हैं एक ही कमरे में, और कह रहा है कि 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं, मतलब कि 10 बल्ब हैं और उसमें से 6 बल्ब खराब हैं, तो जाहिर है कि 4 बल्ब क्या होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। एक व्यक्ति यादृच्छिक 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डरों में लगा देता है, मतलब कि इसमें से 3 बल्ब चुनता है और बल्बों को एक ही कमरे में जो होल्डर लगे हुए हैं उसमें बल्बों को लगा देता है, और कह रहा है कि उसे प्रकाश मिल जाए, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बस उसे प्रकाश मिल जाए। तो क्या है, अगर ये वाला बल्ब अच्छा हो जाएगा, ये दोनों खराब हो जाएंगे तो ही प्रकाश मिल जाएगा, ये वाला अगर अच्छा हो जाएगा और ये दोनों खराब रहेंगे तो ही प्रकाश मिल जाएगा, ये अच्छा होगा और ये दोनों खराब होंगे तो ही प्रकाश मिल जाएगा, कोई 2 इसमें से अच्छे होंगे तो ही प्रकाश मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों अच्छे हो सकते हैं, ये दोनों अच्छे हो सकते हैं, और तीनों अच्छे होंगे तो भी प्रकाश मिल जाएगा। यानी कि हम ये प्रायिकता बस निकाल दे रहे हैं कि तीनों बल्ब खराब होंगे तो ही प्रकाश नहीं मिलेगा। अगर तीनों बल्ब खराब हो जाएंगे तो ही प्रकाश नहीं मिलेगा, वो निकाल करके और एक में से घटा देंगे तो उसको प्रकाश मिल जाने की प्रायिकता निकल जाएगी, क्योंकि इस पर ज़्यादा केसेस बन जा रहे हैं। ये अच्छा, ये दोनों खराब, ये अच्छा, ये दोनों खराब, ये अच्छा, ये दोनों खराब, ये दोनों अच्छा, ये खराब, ये दोनों अच्छा, ये खराब, फिर ये दोनों अच्छा, ये खराब, फिर तीनों अच्छा। तो ऐसे कई केसेस बन जा रहे हैं। उससे अच्छा क्या है कि हम तीनों खराब होते हैं तभी प्रकाश नहीं मिलेगा, तो उसको निकाल दे रहे हैं, तो प्रकाश मिल जाने की प्रायिकता को निकालने के लिए एक में से घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रकाश न मिलने की प्रायिकता, प्रकाश न मिलने की प्रायिकता इक्वल टू जब तीनों बल्ब खराब हो जाएंगे तो प्रकाश नहीं मिलेगा। तो तीनों बल्ब खराब होंगे तो इसका मतलब इसमें से चुनना पड़ेगा, 6 खराब बल्ब में, इसी में से तीनों बल्ब निकालेंगे तभी जाकर के खराब बल्ब आएगा। तो 6 में से 3 बल्ब चुनने कितने तरीके, 6C3 और
टोटल बल्ब 10 हैं, 10 में से 3 बल्ब चुनने कितने तरीके हो जाएंगे 10C3। तो हम जानते हैं कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या से ही प्रायिकता निकलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10C3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6C3 का मतलब क्या हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे में फैक्टोरियल 3 और ये बटे में फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, बस इसको लिख दे रहे हैं 10 गुणे 9 गुणे 8। ये कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 और ये 5 दूना के 10 और ये 3 दूना के 6 3 3 के 9 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 ये बराबर आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए प्रकाश मिलने की प्रायिकता, इसलिए प्रकाश मिलने की प्रायिकता इक्वल टू बस क्या कर देंगे 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कह रहा है पूर्णांकों 1 से 11 तक में पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। तो इसमें से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। आगे की बात करते हैं। यदि इनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। मतलब इनका योग सम होगा कौन कौन केसेस में, तो हम बता दें कि 2 पूर्णांक अगर दोनों सम होंगे तो जोड़ेंगे तो उनका योग सम आएगा, और दोनों पूर्णांक अगर विषम होंगे तो जोड़ेंगे तो उनका योगफल सम आएगा। अदरवाइज एक विषम और एक सम की स्थिति में हमेशा उनका जो योगफल होता है वो विषम आता है। तो इसका मतलब कि अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से ये सम नंबर को उठा लें और यहाँ पर विषम नंबर को उठा ले रहे हैं, तो सम नंबर कौन कौन है 2 4 6 8 10 और विषम नंबर है 1 3 5 7 9 11। ये अब या तो दोनों इसमें से उठा लेंगे तो नंबर सम आएंगे, योग सम आएगा, या तो दोनों इसमें से उठा लेंगे तो भी योगफल सम आएगा। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि इनका जो योग है वो सम है, ये दिया गया है। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। यदि इनका योग सम है, ये दिया गया है। सम की घटना को अगर हम लिख दे रहे हैं एस, यहाँ पर चाहे ई लिख दे रहे हैं कि माना योग सम होने की घटना ई है, तब ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लिख सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ ई लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई निकाल दे रहे हैं तो योग सम होने की कंडीशन 2 नंबर इसमें से चुन लेंगे तो भी योग सम आएगा, और 2 नंबर इसमें से चुन लेंगे तो कुल कितने नंबर होंगे, तो 2 नंबर इसमें से चुनने कितने तरीके हो जाएंगे, 2 नंबर इसमें से चुनने कितने तरीके हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5C2 प्लस 2 नंबर इसमें से चुनने कितने तरीके 1 2 3 4 5 6, तो 6C2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 4/2 और प्लस ये 6 × 5/2, यानी कि हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, यानी कि टोटल मिलाकर के आ रहा है योग सम होने के मतलब कि नंबर ऑफ ई इक्वल टू आ रहा है 25। अब क्या कह रहा है कि योग ये जो सम है वो हमको दिया गया है, तो आगे क्या पूछ रहा है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों पूर्णांक विषम हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना f है। माना दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना f है, तब नंबर ऑफ f इक्वल टू, यानी कि जो 2 नंबर चुने जाते हैं और दोनों पूर्णांक क्या हो विषम हो, तो इसी में से 2 नंबर हमको चुनना है, यानी कि हो जाएगा 6C2, यानी कि
6 गुणे 5 और बटे में फैक्टोरियल 2, यानी कितना आ जाएगा 6 पचे 30 और यानी कि 15। अब उसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है, ये लिख देंगे नाउ। अब ये दिया गया है और इसकी प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपान e की वैल्यू, मतलब कि विषम होने की प्रायिकता पूछ रहा है, जबकि वो दोनों नंबर का वो जो योगफल दिया गया था वो कितना है, दोनों नंबर का जो सम है वो इवन दिया था। तो हमको इस बात की प्रायिकता पूछा जा रहा है कि दोनों नंबर विषम, इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में नंबर ऑफ कितना हो जाएगा ई। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या, ऐसे नंबर यहाँ पर एक ई है और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये कि यहाँ पर लिया गया जो पोर्शन हमारा है वो एफ क्या है, एफ जो हमारा है, कहाँ लिखे हैं एफ, ये एफ हमारा ये है, एफ क्या है, माना दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना f है, तब ये जो दोनों पूर्णांक है वो क्या है, विषम है। और इसमें क्या है, इसमें ऐसे दो नंबर लिए गए हैं जिनको जोड़ने पर सम आता है, तो इसमें भी तो दोनों विषम पूर्णांक वो वाले होंगे, जो विषम पूर्णांक इसमें है दोनों, वो दोनों विषम पूर्णांक इसमें भी होंगे। क्यों, क्योंकि सारे इसमें से विषम नंबर छांट लिए गए हैं, दो दो के पेयर बना लिए गए हैं, उसको जोड़ने पर वो सम आता है। तो जितना इसमें विषम नंबर का पेयर होगा वो इसमें भी विषम नंबर का पेयर होगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो इतना ही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 15 आ जाएगा, और नंबर ऑफ ई में कितने एलिमेंट है 25, तो हो जाएगा 15 बटे में 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बटे में 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक काला और एक लाल पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक ब्लैक पासा है और एक लाल पासा है, ठीक। आगे एक साथ फेंक जाते हैं, योगफल 8 प्राप्त करने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर मैं योगफल 8 प्राप्त होने की घटना अगर मैं ई लिख दे रहा हूँ, तो ई के अंतर्गत एलिमेंट क्या होंगे, इसमें तो कोई मिलेगा नहीं, मतलब सैंपल स्पेस अगर दो पांचों को एक बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट 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 1 6 ऐसे ये सब लिख दिए हैं 6 6 तक। तो योगफल 8 के कंडीशन 2 से चालू हो जाएगा, तो 2 6 आएगा, 3 5 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 2 आ जाएगा। ये योगफल 8 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हैं इसमें ये। अब अगली बात, इसी की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि दिया है लाल पासे पर आने वाली संख्या 4 से छोटी है, यानी कि f लाल पासे पर आने वाली संख्या 4 से क्या है, छोटी, यानी कि रेड, यानी कि दूसरे नंबर पर ले लेना है, पहले नंबर पर ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पहले किसी को बाद में लेकर चल सकते हैं। तो लाल पासे पर संख्या क्या रहनी चाहिए, 4 से छोटी रहनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 ये। तो 1 2 3 दूसरे नंबर पर जो पासा है उसमें देख लेते हैं कि 1 2 3 कहाँ तक हो सकता है। तो अगर या तो इसको पूरा लिखें और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दूसरे नंबर पर क्या हो, 1 हो, दूसरे नंबर पर 1 हो, तो देख पा रहे हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर 2 होगा, तो यहाँ पर इसमें भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये दूसरे नंबर पर ये 2, यानी कि 1 2 2 2 3 3 4 4, इसमें भी 6 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि इससे कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6, और इससे भी कितने एलिमेंट बनेंगे 6 बनेंगे, और इससे भी कितने एलिमेंट बनेंगे 6 ही बनेंगे। अब इन दोनों में अगर कॉमन की बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर 1, तो दूसरे नंबर पर 1 इसमें लिखेंगे अगर नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ f इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, नहीं तो लिख करके भी दिखा सकते हैं। और इन दोनों में अगर कॉमन टर्म की बात कर लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात कर लें तो क्या क्या मिलेगा, दूसरे नंबर पर 1 था, दूसरे नंबर पर 1 इसमें है ही नहीं, दूसरे नंबर पर 1 इसमें जो लिया गया है वो है ही नहीं, दूसरे नंबर पर क्या है 2, तो दूसरे नंबर पर 2 देखें एक एलिमेंट है, ये हो जाएगा 6 2, और ये भाई 2 बार क्यों लिख दिए हैं, 2 बार क्यों लिखे हैं जरा देख लेते हैं, 2 6 रहेगा, ये 2 6 रहेगा, 2 6 3 5, ठीक है। और तो ये एक मिल रहा है 6 2, और अगली बात
अगली बात, एक ही एलिमेंट लेकर के चलेंगे ना, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर 2, दूसरे नंबर पर 3 कहीं है, ये है। तो यहाँ पर कितना कौन एलिमेंट है, 5,3। अब हाँ, क्या कह रहा है, ये हमारे पास है तो इसकी प्रायिकता देख ले रहे हैं, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है। कह रहा है योग 8 प्राप्त करने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, यानी कि लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और जबकि ये हमको दिया गया है एफ। कह रहा है कि 8 प्राप्त होने की 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया है कि लाल पासे पर आने वाली संख्या 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी तो मैंने ये दिया है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, चाहे नंबर ऑफ लिख दें, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं, 2 गो, और एफ में कितने एलिमेंट हैं, 18। तो ये हो जाएगा 18 यानी कि 1 बटे में 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं। एक ये बक्सा है, इस बक्से में 10 पूर्णांक 1 से लेकर के 10 तक लिख करके रखे गए हैं। आगे, और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया है यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर लिखी गई संख्या 3 से अधिक है। ये हमको ज्ञात है ये, और ये क्या है, 3 से अधिक है। तो 3 से अधिक क्या, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये ज्ञात है। तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है, सम होने की घटना को अगर हम एफ लिख दे रहे हैं तो सम क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये तो गिवन है, और इस बात की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही थी। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये पूछा जा रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन में निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8, 10 मिल रहा है, 8, 10। तो ई इंटरसेक्शन एफ, अब इसकी प्रायिकता हमको निकाल, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो और अपान ई। तो क्या लिख दें, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में नंबर ऑफ ई, यानी कि 4, और बटे में ई में कितने एलिमेंट हैं, 4 ही हैं। इसी की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है ना। ये तो एक आ रहा है, जरा एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये ई लिखे हैं, हमको लग रहा था कि एफ लिख दिए, तो ई में कितने एलिमेंट हैं, 3, 3, 6, 1, 7। यहाँ पर कितना लिख देना है, 7। तो आंसर हो जाएगा 4 बटे में 7। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद, 4 वाइट और 3 काली गेंदें हैं, 3 ब्लैक गेंदें हैं। यदि ये एक एक करके बिना दोबारा डाले, इसमें से, इस बक्से में से एक एक करके, और उसमें एगो निकाल लिया जाता है तो उसको रखा उसमें नहीं जाता है, बिना दोबारा डाले निकाली जाए, तो पहली गेंद सफ़ेद, एकदम ऑर्डर लिखा गया। अगर ऑर्डर नहीं लिखता तो हमें दूसरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता। तो कह रहा है कि पहली सफ़ेद, दूसरी काली, तीसरी सफ़ेद, चौथी काली, 5वीं सफ़ेद, 6वीं काली और 7वीं सफ़ेद हो। इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 इंटरसेक्शन E6 इंटरसेक्शन E7, ये हमको बताना है। और ये बराबर हो जाएगा पहली सफ़ेद। इसको लिखने का तरीका तो ये है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, PE1 इंटू PE2 अपान E1 इंटू PE3 और अपान E1 इंटरसेक्शन E2, और फिर यहाँ पर PE4 अपान E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ऐसे करके डॉट 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 हम लिखेंगे। कहाँ तक चलेंगे, PE7 और अपान E1 इंटरसेक्शन E2 डॉट 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 इंटरसेक्शन E6 तक जाएंगे। नहीं दिखाई दे रहा है, देख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डॉट डॉट डॉट
प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 अपॉन E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन E6, ये हमको ये E7 है, ये निकालना है। तो वो लिखना कोई मुश्किल का काम नहीं है और प्रायिकता भी निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो E1 क्या है? पहली गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद अगर निकालेंगे इसमें से व्हाइट तो 4/7, एक अगर हम इसमें सफ़ेद निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/7 गुणे। अब एक सफ़ेद निकल चुकी है, एक सफ़ेद निकल चुकी है, पूरा गेंदों की संख्या में से एक कम हो गया, 6 बचा। तो अब काली निकालना है तो 3/6 हो जाएगा, क्योंकि काली में कितनी संख्या है? 3, तो 3/में कितना हो जाएगा? 6 गुणे। अब क्या निकालना है? फिर सफ़ेद निकालना है और 2 गेंद इसमें से क्या हो गए हैं? कम, और व्हाइट में से एक कम है, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 और गुणे। अब कितना गेंद निकालनी है? 3 गेंद निकाल दिए हैं, इसमें से 3 गेंद निकाल दिए हैं, 2 ठो इसमें से निकल चुका है, 2 ठो इसमें से निकल चुका है और 1 ठो इसमें से निकल गया है। अब फिर चौथी गेंद हमको जो निकालनी है, काली निकालनी है। तो काली में कितना बचा है? 2, तो हो जाएगा 2, और कुल कितना बचा है? 4, तो 2/4 गुणे। इसमें से भी 2 गेंद निकल चुका, और फिर 5वीं गेंद हमको निकालना है सफ़ेद। तो इसमें से 5वीं गेंद सफ़ेद निकालेंगे अगर, तो 4 में से 2 ठो निकल चुका है, तो ये हो जाएगा 2 और बटे में टोटल कितना बचा था? इसमें से जो टोटल हमारा बचा था वो 4, 3, 7 को में से 4 को निकाल 3 को बचा था, तो 2/3। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 छठवीं गेंद निकाल रहे हैं। तो छठवीं गेंद क्या हो? काली हो, तो काली हमको निकालना है। इसमें से 3 गेंद निकल गया, तो अब काली हमको निकालना है। तो इसमें एक ही बस बचा है ना, 2 ठे निकल चुका है, तो 1, ये हो जाएगा कितना? 1, और 1/में में टोटल 5 निकल चुका है, तो 1/में में 2 और गुणे 7वां गेंद क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। तो इसमें अभी 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1, और बटे में टोटल मिला करके 6 को निकाले तो 1/में 1। तो इसको मल्टीप्लाई बस कर देना है। तो देखते हैं 3 दूना के 6 से तो 6 कट जाएगा, और 2 से ये 2 काट दे रहे हैं, और ये 3 से ये 3 काट दे रहे हैं। ऊपर क्या बचा? 4, और नीचे क्या बचा? 7×5 = 35। ऊपर 4 और नीचे 35, तो 4/35 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये वाला 4 भी बचा हुआ है, ये वाला 4, क्योंकि ये तो हमारा 7×35, तो अभी ये 4 बच रहा था ना, तो ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा, तो 1/35 हो जाएगा, ये 1/35, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है, मतलब ए और बी जो है कि स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं, और उनकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी = 1/3 है। ये दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। मतलब कि उन दोनों में से कम कोई एक भी अगर हल कर देगा तो समस्या हल हो जाएगी। और दूसरा, उनमें से कोई भी समस्या उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है, कोई एक समस्या हल करता है। तो ये जो केस है ये है, अगर ए करे तथा बी न करे, ये और ए करे बी न करे, या ए न करे और बी करे, ये तो इस बात की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। दोनों में से कोई एक का मतलब कि ए कर सकता है, बी नहीं कर सकता है, या तो ए नहीं कर सकता है, बी कर सकता है। तो चल सकते हैं समस्या हल करने के लिए। ये दूसरी कंडीशन को पहले हल करने से पहले एक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा है, एक में से दोनों के माने इंटरसेक्शन, मतलब ये कर लेंगे अगर 1 - a
बार इंटरसेक्शन बी बार, तो भी हल हो जाएगा, दोनों बात एक ही है। चले पहले इसको करके दिखा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 प्लस 1/3 और माइनस, ये इंटरसेक्शन को अलग अलग इसलिए लिख देंगे कि दोनों स्वतंत्र हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 3 6, 3 गुना के 6 और माइनस 1, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3। इस तरह से हल करके देख लें। 1 माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, तो 1 माइनस इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/2 और ये 1 माइनस 1/3, यानी कि 1 माइनस ये 1/2 इंटू 2/3, इससे कटेगा तो 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसी का बता दे रहे हैं, इसी का दूसरा पॉइंट, समस्या हल हो जाती है का मतलब इसकी प्रायिकता हमको बताना है। ए हल करता है, बी हल नहीं करता हो समस्या को, और या तो ए हल नहीं करता है और बी हल कर देता है, इस बात की प्रायिकता हमको चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये देख लें पहले, ये देख लें, ए इंटरसेक्शन बी का बार ये वाला पोर्शन होगा ये, और ए बार इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो दोनों में कोई भी टर्म ओवेनिस्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये इवेंट और ये इवेंट परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। अब दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र हैं तो हम तो थ्योरम बता चुके हैं कि चाहे किसी एक पर बार रहे चाहे दोनों पर बार रहे, अलग अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार प्लस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 और इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार है 1 माइनस 1/2 इंटू ये 1/3 सॉल्व कर दें इसको, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस ये 1/2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 यानी कि 2 और 1 3/6 यानी कि 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों ए, बी तथा सी द्वारा किसी लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 4/5, 3/4, 2/3 है, यानी कि ए के द्वारा लक्ष्य भेद की प्रायिकता 4/5, बी के द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 और सी के द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 2/3 है। तो लास्ट में क्या पूछ रहा है, यदि तीनों निशाना लगाते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति द्वारा लक्ष्य भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है, जब भी कम से कम की बात आती है तो ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों ये जो है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से, क्योंकि एक अगर लक्ष्य भेदता है तो दूसरे के लक्ष्य भेदने से उसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरा वाला भी भेद सकता है, तीसरा वाला भी भेज सकता है, कोई नहीं भेज सकते हैं, यानी कि ये सब क्या है, ये सब स्वतंत्र हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और पूरे का बार ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इतना बराबर तो 1 माइनस पी होगा, पी का बार, तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको डिमॉर्गन रूल से 1 माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐसे लिख सकते हैं, और अलग अलग सबका बार। अब सब परस्पर स्वतंत्र हैं, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का बार, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ये 1 माइनस पी ए 4/5 और ये 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। सॉल्व कर लें इसको, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3। ये तो कुछ जाना पहचान लग रहा है, 5 के 20 60 माइनस 1/60 यानी कि 59/60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
चलिए अगला सवाल ये है 17, कह रहा है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। उस दौड़ को ए और बी में से कोई भी न जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, एक सवाल फिर ये आया है और एक बार पीछे भी आया था। तो कह रहा है कि दोनों में से कोई नहीं जीत पाते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों क्या हैं, स्वतंत्र होंगे। क्यों हो सकता है कि एक जीतता है, उससे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा भी जीत सकता है, क्योंकि दोनों अगर हारे हैं तो दोनों जीत भी सकते हैं। अगर दोनों जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतंत्र हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है इस बात की प्रायिकता, मैंने दोनों में से कोई नहीं जीतते हैं, तो ए बार इंटरसेक्शन ई हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। और सॉरी यहाँ पर स्वतंत्र है तब तो डायरेक्ट ऐसे कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू ये बी का बार, इसको लिख देंगे 1 - 1/3 और इसको लिख देंगे 1 - 1/4, सालों कर देंगे तो ये 2/3 और गुणे कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, सालों कर देंगे ये इससे कट जाएगा बराबर 1/2, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ए एक व्यक्ति है, वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो ए के सत्य बोलने की घटना को मैंने क्या लिख दिया है, ई लिख दिया है। तो ई की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 70%, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दिया है इसलिए 70/100 लिख दिए। फिर कह रहा है दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो बी के सत्य बोलने की घटना क्या है, अगर E2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 60%, यानी कि 60/100। आगे चलते हैं, एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों एक दूसरे से सहमत तभी हो सकते हैं कि अगर एक सही बोलेगा और एक झूठ बोलेगा, तो उनमें सहमति कभी नहीं होगी। या तो दोनों झूठ बोलें तब सहमति हो सकती है, या तो दोनों सत्य बोलें तब सहमति हो सकती है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब कि E1 क्या है, सत्य बोलने की, और E2 क्या है, सत्य बोलने की। तो E1 भी मतलब कि A भी सत्य बोले और B भी सत्य बोले, यानी कि ये या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि E1 भी क्या बोले, झूठ, और E2 भी क्या बोले, झूठ। तो इसी की प्रायिकता हमको निकालना है, इसी की प्रायिकता हमको निकालना है। तो फिर ये और ये में तो कॉमन टर्म कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है सत्य और ये है झूठ, सत्य और झूठ, ये देखना। तो ये सत्य वाला पोर्शन हो सकता है और ये झूठ का भी, एक ही बात सत्य भी और झूठ भी नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर जो सत्य होगा वो अलग होगा और असत्य जो होगा, जो झूठ होगा वो अलग होगा, दोनों में कॉमन टर्म कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में ये जो है परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार इंटरसेक्शन E2 का बार। अब ये जो है कि एक झूठ बोलता है, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए इसकी जो प्रायिकता हम निकालेंगे वो PE1 इंटू PE2 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस PE1 का बार इंटू PE2 का बार। यहाँ पर क्या आ जाएगा, PE1 है 70/100 और ये है 60/100 प्लस PE1 का बार 1 में से इसको घटा लेंगे तो 30/100 और गुणे ये 1 में से घटा लेंगे इसको तो 40/100। इसी को बस कैलकुलेट कर लें, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये 2 शून्य तो कट जाएगा, ये तो 6 सते 42/10 और प्लस ये 4 तिहाई 12/10 यानी कि हो जाएगा 42 और 12 54 और बटे में कितना हो जाएगा 100 काट लेंगे तो 27 दूना के 54/50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है एक थैले में 5 लाल 4 काली
ब्लैक तथा 3 सफ़ेद यानी कि 3 वाइट गेंदें हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाती हैं, तो एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाती हैं, थोड़ा सवाल को पढ़ लेते हैं, निकाली जाएं तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीनों लाल होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना पहली गेंद के लाल होने की घटना E1, दूसरी यहाँ पर लिख देंगे दूसरी गेंद के लाल होने की घटना E1 E2, और यहाँ पर लिख देंगे तीसरी गेंद के लाल होने की घटना E3 है। तब तीनों गेंद क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। तो ये निकालना है हमके प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब तीनों क्या रहने चाहिए? लाल रहने चाहिए। इसी बात की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम अगर E1 निकालते हैं, पहली गेंद क्या हो? लाल हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक। फिर उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो फिर यहाँ पर अगर दूसरी गेंद निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इस समय E1 हो चुका है, स्वतंत्र यहाँ पर नहीं है। और फिर उसके बाद अगर तीसरी गेंद निकालेंगे तो उस समय 2 गेंदें निकल गई हैं, कौन कौन? E1 और E2 ही, यही हमको निकालना है। तो E1 की प्रायिकता, मतलब पहली गेंद लाल, तो लाल की प्रायिकता हो जाएगा 5/5 9 3 12, यानी कि 5 में कितना हो जाएगा? 12। और दूसरी गेंद अगर लाल आती है तो एक गेंद तो निकल चुकी है इसमें से, तो हो जाएगा 4 और बटे में 11, और तीसरी गेंद भी लाल आती है तो 2 गेंद तो निकल चुकी है लाल वाली, तो कितना आ जाएगा? 3/10। इसी को बस सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूना के 10 यानी कि 1/22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये अब हम लोग लगाने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें मात्र 3 ही प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। 3 प्रश्न और हम लोगों को देखने हैं। तो इसका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक थैला है ये, इसमें 4 रेड और 4 ब्लैक गेंदें हैं, और दूसरे थैले में 2 रेड और 6 ब्लैक गेंदें हैं। इनमें से एक थैला यादृच्छिक चुना जाता है, इनमें से किसी एक थैले को चुना जाता है। तो पहले थैले होने की घटना को E1 सब कुछ लिख लेंगे। हमारे पास आज जो है कि थोड़ा टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर लिख सकूँ, क्योंकि क्लास कराते समय पूरा लिख करके एकदम बताया है। तो यहाँ पर पहला थैला होने की घटना E1, दूसरा थैला होने की घटना E2 अगर है, तो थैला को चुनने की अगर प्रायिकता की बात करेंगे, इसमें से कोई एक थैला, तो 1/2 1/2, और उसके बाद इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। वो कह रहा है कि जो गेंद निकाली जाती है वो क्या है? लाल है। तो लाल होने की घटना को मैंने क्या लिख दिया है? ए लिख दिया है। तो कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पहले थैले से निकाली गई। यहाँ से निकाला गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बेस प्रमेय लगेगा जब ये गिवन है और पूछ रहा है कि इससे निकाला गया है, तो बेस प्रमेय। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो कितना हो जाएगा? 1/2, और यहाँ मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। 2 थैले, किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता 1/2। अब हमको लाल होने की प्रायिकता चाहिए, जबकि थैला फर्स्ट ये चुना गया है। तो इसमें से लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/8, 4/8 यानी कि 1/2, और इसमें से लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए, और जबकि थैला कौन चुना गया है? E1 चुना गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/8, यानी कि चाहे तो इसको 4/8, इसको 2/8 रहने ही दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे कह रहा है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि लाल वो गिवन है। तो ये पूछा जा रहा है हमसे नाउ सब कुछ यहाँ पर लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रायिकता हमको चाहिए जबकि लाल वो है। तो इसको कैसे लिखते हैं? ये प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे दोनों के प्रोडक्ट का सम नीचे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। बस वैल्यू सब रख दे रहे हैं। तो ये कितना है? 1/2 और गुणे 4/8,
और नीचे 1/2 गुणे 4/8 और प्लस 1/2 गुणे 2/8। तो ये 16 तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4 एकम 4 और नीचे 4 2 6 बचेगा, यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट ही बस हम पढ़ सकते हैं, लिखेंगे नहीं। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो मान लीजिए कि माना सत्य बोलने की घटना E1 है तथा झूठ बोलने की घटना, झूठ का मतलब असत्य बोलने की घटना क्या है E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कह रहा है 4 में से 3 बार सही बोलता है, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। तो झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 - 3/4, यानी कि सत्य बोलना झूठ बोलना की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पर झूठ बोलने की जो प्रायिकता हो जाएगी 1 - 3/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब आगे और कह रहा है वह एक पासे को उछालता है, और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या क्या है 6 है। तो हम लिख रहे हैं कि माना सत्य बोलने घटना E1, असत्य बोलने घटना E2 और पासे पर 6 आने की घटना क्या है A है। तो हमसे क्या पूछ रहा है लास्ट में, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। मतलब कि ये 6 तो आती है लेकिन वो वास्तव में 6 है, यानी कि 6 वो सही बोला था। ठीक है, 6 आया है लेकिन वो बोला है, वो सत्य बोला है। तो इसका मतलब हमको बेच पर फिर लगा देना है, ये हमको मालूम है लेकिन वो क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख दें, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा E2 1/4। अब 6 आने की प्रायिकता, जबकि वो सही बोल रहा है, 6 आता है लेकिन वो E1 हो चुका है, यानी कि सत्य बोल रहा है। तो सत्य बोल रहा है, 6 आता है, तो 6 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6 आता है और लेकिन वो क्या है, सही बोल रहा है। तो 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, यानी कि हमको ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बताना है, ये A की प्रायिकता चाहिए जबकि वो सत्य बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/6। और फिर 6 आने की प्रायिकता, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोल रहा है इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 आया होगा। तो इसका मतलब कि हमको A की ही प्रायिकता बताना है, लेकिन वो क्या झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोल रहा है इसका मतलब कि प्रायिकता तब 5/6 हो जाएगा। अब हमको इस बात की प्रायिकता चाहिए जबकि वो 6 पता है, आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ये हमको चाहिए, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, तो 3/4 गुणे 1/6 और ये 3/4 गुणे 1/6 प्लस 1/4 गुणे 5/6। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 24 24, ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 3 + 5, यानी कि 3/8। 3/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चल देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। कह रहा है कि 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार आवंटित किए गए हैं। फर्स्ट डिब्बा में कह रहा है कि 3 ब्लैक 4 वाइट और 5 रेड गेंदें हैं, और सेकंड डिब्बा में कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट डब्बा है, ये फर्स्ट है, और ये क्या है सेकंड डब्बा है, और ये थर्ड डब्बा है। तो सेकंड डब्बा में 2 ब्लैक 2 वाइट और 2 रेड गेंदें हैं, और थर्ड डब्बे में 1 ब्लैक 2 वाइट और 3 रेड गेंदें हैं। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक डिब्बे को यादृच्छिया चुना जाता है। अगर पहले डब्बा होने की घटना E1, दूसरा डब्बा होने की घटना E2 और तीसरा डब्बा होने की घटना E3 है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम पूछें कि E1 कितना हो जाएगा, 3 डब्बा है 1 चुनना है तो 1/3, 3 डब्बा है 1 चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हो जाएगा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी 1/3। आगे
यदि गेंद का रंग काला है तो काला होने की घटना को मैंने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद को थर्ड डब्बे से निकाला गया, इस डब्बे से निकाला गया। तो फिर बेस पर में तो चलें, पहला गेंद से काला निकलना यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि E1 माने पहला डब्बा से निकाला गया है। तो यहाँ से काला निकालने का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो 3 बटे में 5 4 9 3 12, 3 बटे में 12। यहाँ से काला निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये E2 2 बटे में 6। और यहाँ से काला आने की प्रायिकता हो जाएगा A/E3 इक्वल टू 1 बटे में 6, 3 2 5 1 6, 1 बटे 6। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हमको इस बात की प्रायिकता चाहिए, लिख देंगे हम। ये सब कुछ यहाँ पर लिखना है हम लोगों को, ये कि PE1 क्या है, PE2 क्या है, PE3 क्या है, और PA/E1 क्या है, PA/E2 क्या है, PA/E3 क्या है। सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी वो E3 हमसे पूछा जा रहा है, जबकि ये ब्लैक हमको गिवन है। तो हम डायरेक्ट बिना फार्मूला यहाँ पर लिखना चाहेंगे, तो फार्मूला क्या लिख देंगे, PE3 इंटू PA/E3, यहाँ पर लिख देंगे PE3 इंटू PA/E3, और यहाँ बटे में क्या लिख देंगे, PE3 इंटू PA/E3 प्लस ये वाला लिख दे रहे हैं, ये वाला P, चलें इसको PE1 और इसको E1 लिख दें। फिर क्या लिख देंगे, PE2 और इंटू PA/E2 और प्लस PE3 और इंटू PA/E3, यही हमको फार्मूला में बस रख देना है। तो ये प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, तो 1/3 गुणे 1/6, और बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/3 गुणे 3/12, कुछ देर के लिए लिख दे रहे हैं, और प्लस 1/3 गुणे 2/6, 2/6 प्लस 1/3 और गुणे 1/6। तो 18 नहीं हो रहा है, 18 चले कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 18 हम बन जाएगा क्या, ये तो 18, ये तो 18 ठीक है, देख लेते हैं ये ठीक है ना, यहाँ पर ये ठीक है ना, 5 4 9 3 12, 3/12, तो 1/4, 1/4 हो जाएगा, 3 से 3 4 चौके 16, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 36 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको भी 36, तो ये क्या हो जाएगा 1/18 इसको लिख दे रहे हैं, और भी एलसीएम इसका हो सकता है, 36 ठीक रहेगा। तो हो जाएगा 1/18, 1/18, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 36 और ये 12 36, 3 हो जाएगा ये, और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 3 18, दूना के 36, दूना के 4, और 6 3 18, 2 1 2, बराबर आ जाएगा 1/18 गुणे ये 36 और बटे में 4 3 7 2 9, 9 चौके 36, और ये हो जाएगा 2/9, यानी कि 2/2 हमारा क्या हो जाएगा 9 आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है राइट है। तो अब हमको प्रैक्टिस सेट में कोई चैप्टर का नहीं करना रह गया है। मैंने कहा था कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसको आप खुद देख लेंगे, और हम कल से यानी कि कल है 24 फरवरी, तो कल से हम जो है कि लेकर के आ रहे हैं पेपर सॉल्यूशन, 1-2 पेपर सॉल्यूशन भी करा दें, ताकि जो है कि कुछ पूरा जो है कि चैप्टर से हम लोग कंबाइंड रूप से सॉल्यूशन देख लें। तो यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।